हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हम इसमें मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर रहेगा हमारा ये पूरे का पूरा मौलिक अधिकार के बारे में रहेगा। इसमें हम मौलिक अधिकार को, जितने भी मौलिक अधिकार हैं हमारे, उन सबको काफी जो कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज को काफी डिटेल में जाकर समझेंगे। और बाकी आप नोट्स की चिंता मत कीजिए, नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं चैप्टर 5 के भी, और चैप्टर 4 के भी काफी नोट्स अपलोड हो चुके हैं। बाकी रहा ये चैप्टर 6, इसके भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको नोट्स के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, फीचर्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम एक एक करके हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, आपको एक काम करना है। वो क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि आपको जो है ना, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी इशू आता है, मतलब आपको कोई भी पढ़ाई में इशू आता है, देन यू हैव सो मेनी मीडियम्स टू कॉन्टैक्ट मी एंड टू ब्रिज कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज इन बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना, आपको खाली क्या करना है कि नीचे जितने भी कॉन्टैक्ट के मीडियम दिए हुए हैं, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, सारी चीज दी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक को उठाना है और अपने जो है वहां से मुझे कांटेक्ट करना है। ठीक है, और सिंपलेस्ट वे है कि आप मुझे यूट्यूब के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर भी आप सबने जो क्वेरीज है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। इनको हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, जो है ना एक अहम रोल प्ले करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है ना, जो एक इंडिविजुअल है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। और दूसरी चीज ये भी है कि एक तरीके से ये कहीं ना कहीं समाज में इक्वालिटेरियन सोसाइटी, वेलफेयरिज्म को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने की जो है कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से बेस बनाते हैं जहां पर सारे सारे जो हमारे अधिकार हैं, जो एक बेसिक राइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिक्योर हो जाते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मानव अधिकार है वो दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 राइट्स, पहले 7 हुआ करते थे, मगर अभी हमारे पास 6 राइट्स हैं। बता देता हूँ कौन कौन से, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहला राइट जो है हमारा वो है राइट टू इक्वालिटी, जिसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा राइट अगेंस्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चौथा है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब हमारा जो 5वां राइट है वो हमारा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और जो छठा हमारा है, सॉरी छठा लिख दिया मैंने, 6th। ठीक है, 6th राइट है वो हमारा है राइट टू प्रॉपर्टी। अब 7वां जो हमारा आता है वो हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारे 7 के 7 राइट हैं। ठीक है, बट इसमें से ये वाला जो राइट है ना, ये वाला राइट कहीं ना कहीं अब एब्रोगेट कर दिया गया है, या हम बोल सकते हैं पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट नाउ डेज ये जो राइट है एक लीगल राइट है, लीगल राइट है। ठीक है, तो हम इसको जो ना एज अ फंडामेंटल राइट, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके रूप में नहीं कंसिडर करते हैं। अब ये जो हमारे मौलिक अधिकार है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। और इनका जो नंबर डिसाइड होता है वो 12 से 35 तक का होता है। आपकी बुक में जो दे रखा है वो 14 से यानी 14 to 32 दे रखा है। ठीक है, ये लास्ट वाला हमारा 32 है। ठीक है, ये राइट टू इक्वालिटी आता है हमारा 14 to
18, ठीक है। ये आता है हमारा फ्रीडम 19 to 22। अब ये आता है हमारा 23 and 24। ये आता है हमारा रिलीजन 25 to 28। और ये आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो 29 और 30, ठीक है। तो ये जो राइट था ये 31 हुआ करता था, बट नाउ डेज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे राइट्स हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एंड जो एजुकेशनल राइट है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एंड शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और ये हमारे जो है हमारे संवैधानिक उपचार है ये, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब ये सारे राइट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इन राइट्स की इंस्पिरेशन थी वह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे आपको पता है कि एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और काफी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसको लिखने में भी कम से तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें इंक्लूड करी है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, सोची हैं, लिखी हैं। उसके बाद इसको हमारी जो इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी रहती है उनकी एस्पिरेशंस के अनुसार इसको ढाला गया है, ठीक है। विभिन्नताएं के अनुसार ढाला गया है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ पर हमारे इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, यानी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नता का प्रधान माना जाता है हमारे अपने देश को, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए उनकी ये सारी जितनी भी एस्पिरेशन थी, आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को डाइवर्स बनाया गया, हर एक चीज को इंक्लूड करा गया है। तो उसमें से ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स। ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं, हमने फीचर्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन के देख लिए हैं ऑलरेडी, ये क्या क्या फीचर्स है। बट अगर बात करें जब फंडामेंटल राइट्स की कि इनकी जो इंस्पिरेशन थी वो कहाँ से ली, तो देखिए यूएस में एक बिल ऑफ राइट्स जिनको बोलते हैं, वहां पर भी मानव अधिकार ही है, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स करके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब वहां से इनकी इंस्पिरेशन ली गई थी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने जब सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद उनसे वहां से काफी सारे प्रोविजंस बोरो करे, बट दे डिड नॉट कॉपी एग्जैक्टली, ठीक है। उन्होंने उनमें प्रावधान लेकर आए, संशोधन करे, उनको अपने तरीके से ढाला, तब सारी चीजें लेकर आए हैं। तो बिल ऑफ राइट्स अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में जो मानव अधिकार को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मानव अधिकार के एक तरीके से अगर देखा जाए तो बेसिक राइट्स ही तो है, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक ही चीज ये नहीं है कि राइट टू प्रॉपर्टी, यहाँ पर स्टेट का थोड़ा सा रूल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप समझ सकते हैं, आपको पता चल गई कि हाँ ये हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स है ना इंडिया के, उनके कहीं ना कहीं जो बेसिक राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। और ये देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 7 जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें से एक तो हमारा जो है वो लीगल राइट बन चुका है अब, ठीक है। किसके अंडर? 44th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसके तहत 1976 में, ठीक है, उसके तहत इसको लीगल राइट बना दिया। 6 जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी इसको, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी के जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है सुनिश्चित करता है। तो इसीलिए जो है ना हमारे जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो इक्वालिटी है उसको स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अब डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है? बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता निभाते हैं, ठीक है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और डेमोक्रेसी में बेसिक राइट्स ना हो तो डेमोक्रेसी किस बात की? तो पॉलिटिकल जो इक्वालिटी है वो लेकर आने के लिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। यानी जो कॉन्सेप्ट है ना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का उसको स्टैब्लिश करते हैं।
पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो तो कहीं ना कहीं जो हमारा सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है उससे भी स्टैब्लिश होती है। इन सारी चीजों के अलावा जैसे कि स्टेट का कोई आर्बिट्ररी रूल हो गया, लाइक स्टेट क्या करते हैं कि अपने हाथ में, जैसे कि आपने देखा होगा काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज में अगर कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो अपनी कुर्सी से उठना नहीं चाहता। तो एक तरीके से वो जो हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, रिपब्लिकन कंट्री है हमारी, तो यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री में क्या होता है, एक तरफ से अगर चढ़ गया ना वो कुर्सी पर तो वो उतरेगा ही नहीं, वो चाहता है कि पावर उसी के हाथ में रहे, पर्टिकुलर इंसान के हाथ में, पर्टिकुलर आदमी के हाथ में। तो इस चीज को भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट है। स्टेट की जो आर्बिट्रीनेस है ना उसको भी रोकने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है इसी संदर्भ में भी काम करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की जो आर्बिट्रीनेस है ना वो भी कहीं ना कहीं उसको चेक करते हैं, चेक एंड बैलेंस देते रहते हैं। जैसे कि होते हैं ना बैलेंस बना कर रखना, अगर 10 किलो का भार यहाँ पर है तो 10 किलो का भार यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर लेजिस्लेचर के पास पावर तगड़ी वाली आ जाएगी और वो तगड़े वाले लॉ भी बनाने लगेगी तो फंडामेंटल राइट जो है ना उनका भी तो उल्लंघन कर सकती है ना वो, ठीक है। तो इनका राइट्स का उल्लंघन ना हो तो इन सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस दिया गया है, जो हमारे जो कार्यपालिका पार्लियामेंट भी है, और फिर उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी का प्रावधान भी दे दिया, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर भी है, प्रोटेक्टर एंड गारंटर भी है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। तो एक तरीके से जो है ना हमें ये सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। चले आगे, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फीचर्स क्या क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स के। देखिए कुछ जो राइट्स हैं वो अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए, और दोनों फॉरेनर्स और सिटीजन्स यानी बाहर के अगर लोग हमारे यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए भी राइट्स अवेलेबल हैं, और जो सिटीजन्स हमारी कंट्री में आते हैं उनके लिए भी राइट्स अवेलेबल है, यानी दोनों ही इनका जो है मजा ले सकते हैं, ठीक है। कुछ जो राइट्स हैं वो खाली हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ही अवेलेबल है। देखिए सिटीजन्स के जो राइट्स जो अवेलेबल है ना, पहले हम देखते हैं दोनों के लिए जो हमारा जो राइट्स है 14, ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। बट यहाँ पर जो सिटीजन्स की बात आती है तो यहाँ पर आता है हमारा 15, ठीक है, जो खाली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। 15 हो गया हमारा, और हमारा ये 29 हो गया, 30 हो गया, ठीक है, और कौन सा बच गया इसमें से, 16 हो गया, ठीक है, और 19। ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमारे सिटीजन्स के लिए यानी जो इंडिया में रहते हैं ना उन्हीं के लिए अवेलेबल है। बाकी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये खाली ये जो दोनों है ना फॉरेनर्स और सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है हमारे यहाँ पर कंट्री में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं दूसरा जो फीचर होता है हमारा एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है बिल्कुल भी, अगर कोई चाहे कि ये भाई एब्सोल्यूट है और हम इनको एकदम एब्सोल्यूट तरीके से एकदम जो चाहे हम वो कर सकते हैं, नहीं। देखिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है और स्टेट के पास यही पावर होती है। अगर कुछ भी कंडीशन ऐसी बनती है ना कि जहां पर ये लगाया जा सके कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उनके ऊपर प्रतिबिंब भी लगाया जा सकता है स्टेट के द्वारा, अगर कोई भी ऐसी अनफोर्सिन कंडीशन बनती है, ठीक है, तो ये क्वालिफाइड है ना कि एब्सोल्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्टेट की आर्बिट्ररीनेस है ना उसके अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं। स्टेट जो है ना मनमाने ढंग से कोई भी कानून ऐसा नहीं लेकर आ सकती जो कहीं ना कहीं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना उनका उल्लंघन करे, ठीक है। तीसरी चीज हमारी आती है, ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। नेगेटिव इस तरीके से जो स्टेट की पावर है ना लॉ बनाने की उस पर प्रतिबिंब लगाते हैं, यानी एक फुल स्टॉप लगाते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं कि अगर कोई भी स्टेट अगर लॉ बना रही है, फिर सेंट्रल में भी लॉ बन रहा है ना, तो वो इनको इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। पॉजिटिव इस तरीके से है कि जो पीपल है ना उनकी जो एस्पिरेशन है, उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी प्रोटेक्ट करते हैं किससे, स्टेट के आर्बिट्रेरीनेस से। और तीसरी जो अगला है वो है हमारा जस्टिसेबल। इन केस हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन होता है तो हमारे पास प्रावधान है कि हम आर्टिकल 126 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम कहां पर जा सकते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। भाई साहब हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पाजी तुम जो है ना बस ये जो आर्टिकल 126 के तहत जाओगे, पहले सीधा मेरे पास नहीं आओगे, ठीक है। तो ये भी कह रखा है सुप्रीम कोर्ट ने,
ठीक है। आगे बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे जो आर्टिकल्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका डिफेंडर भी और गारंटर भी है। अगर कुछ भी पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है और जो फंडामेंटल राइट्स पर डायरेक्टली लाइट डालकर उन्हें इन्फ्रिंज करता है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहानी सुप्रीम कोर्ट ये पावर में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। और इसके पास एक पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, कि ये इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं फिर टैकल करेगा, इन सारी चीजों से कि भाई साहब तुमने जो पार्लियामेंट से पूछेगा कि भाई साहब तुमने ये जो लॉ है ऐसा कैसा बना दिया, यू नीड टू जस्ट कीप इन योर माइंड द एसेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज वेल, ठीक है, ताकि जब आप लॉ बनाओ तो फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन ना हो, ठीक है। फिर ये नॉट परमानेंट है, यहाँ पर जो है ना स्टेट इन पर जो है परमानेंट नहीं है, स्टेट जो है सॉरी पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट 3 लोगों को मिलाकर बनती है। पहले जो है हमारा कौन होता है, हमारा पहला होता है लोकसभा, दूसरी होती है हमारी राज्यसभा, तीसरी होता है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बता दिया था, ठीक है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। नॉर्मल जो बिल होते हैं उनमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले बिल होते हैं उनमें सिंपल स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है 2/3 की, ठीक है। और कुछ ऐसे बिल भी होते हैं जिसमें जो स्टेट की हाफ की रेटिफिकेशन चाहिए होती है, हाफ जो स्टेट है, जैसे कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उनमें से 14 जो स्टेट्स हैं उनको रेटिफाई करना होगा, यानी अमेंडमेंट के लिए राजी होना पड़ेगा, तभी वो कुछ ऐसे प्रावधान है जिन पर जो है अमेंडमेंट हो सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाना घटाना, सुप्रीम कोर्ट को दायरे को बढ़ाना घटाना, सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले में फेरबदल लेकर आना, या फिर पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाना घटाना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें जो है ना स्टेट की उनमें रजामंदी चाहिए होती है, तो इनको चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी 2/3 एंड प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब ये फिर लोकसभा से जाएगा कहां पर, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में इसके पास इसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा, फिर उसके बाद ये बिल पास हो जाएगा, बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, फिर उसके बाद ये जो तीनों सर्कल से गुजरते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर भी चेक होने के बाद कोई फिर भी कोई ऐसा पॉइंट निकल कर आता है जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स पर जो है ना इनको इन्फ्रिंज करता है, उल्लंघन करता है, तब सुप्रीम कोर्ट पावर में आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, यहाँ पर ये सस्पेंस है। देखिए इमरजेंसी जब लगती है ना, इमरजेंसी अगर जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन है, तो इसमें जो हमारे राइट्स है ना सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे, एक्सेप्ट 21 और 20, ये 2 आर्टिकल को छोड़कर, ठीक है, ये 2 आर्टिकल को छोड़कर ये क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। 2 आर्टिकल को छोड़कर सारे के सारे जो राइट्स हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स सब सस्पेंड हो जाते हैं। मगर अगर ये सारी चीजें एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर वगैरह नहीं है तो इनके साथ साथ जो आर्टिकल 19 है ना वो भी चलता है, वो भी सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूँ क्योंकि अब मैं आपको समझाने वाला हूँ तो आर्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि वो जो आपके बुक में है ना जो 14 से चालू कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, हम वहीं से चालू करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, हम आगे नहीं जाएंगे, राइट टू इक्वालिटी से चालू करेंगे भाई साहब। चलिए बैठ जा, ये मिटते नहीं है भाई, सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत इसी में आती है, इसे मिटा देना है, ठीक है। अब देखिए जो राइट है, यानी राइट जो हमारा जो एक राइट है आर्टिकल 12 के अंदर आता है, तो इसमें जो ना फंडामेंटल राइट है ये भी, ठीक है, इसमें दे रखी है स्टेट की डेफिनेशन, अब आर्टिकल 30 जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलता है आर्टिकल 13 से कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर यहीं से मिलती है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है और वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट पावर में आ जाएगा, ठीक है। मगर इसमें यह भी कहा था, देखिए 1973 में केस आया था, केशवानंद भारती का, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान हुआ था,
है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान हुआ था। मगर इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जो है ना जुडिशियल रिव्यू के तहत ही रखा जाता था कि इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आ रही है। बट 1973 में केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान हुआ और उसमें ये कहा गया कि बेसिक पार्लियामेंट जो है कुछ भी चीज अमल कर सकती है मगर कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकती, चाहे फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कोई भी बिल लेकर आ जाए। यानी हम कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाली, अगर कोई भी ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर रहा है ना उस पर भी लागू होगा जुडिशियल रिव्यू, ये कहता है। और ये पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल 13 से मिलती है। ठीक है, किसको मिलती है? सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। ठीक है, ये तो आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 हो गया। अब आर्टिकल ये जो 33 है ना, 34 और 35 आर्टिकल 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 33 में ये कह रहा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है ना, मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनको जो है ना फंडामेंटल राइट्स का कोई भी लाभ नहीं मिलता, कोई भी लाभ नहीं मिलता, सो दैट कि जो वो अपनी ड्यूटी जो है ना एकदम इत्मीनान से और एकदम सटीक तरीके से अपनी इंटीग्रिटी के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ निभा सके, अपनी ड्यूटी को निभा सकें। तो इसलिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं कुछ भी हो, चाहे फिर वो सीआरपीएफ, असम राइफल या फिर कोई भी हो, मिलिट्री हो, कुछ भी हो, उनको ये फंडामेंटल राइट्स का बिल्कुल भी वो नहीं है, वो आनंद नहीं उठा सकते फंडामेंटल राइट्स का। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब आर्टिकल 34 ये कर देखिए, और नेवी वगैरह भी आ जाते हैं यहाँ पर ताकि वो जो ना मीडिया में ना बैठ पाए। बस अगर वो इन सारी चीजों में उलझे रहेंगे तो फिर देश की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। आर्टिकल 34 में ये प्रावधान दे रखा है जहां पर भी मार्शल लॉ लग रहा है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है, वहां पर कुछ नहीं होगा, वहां पर जो भी होगा मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये चीज भी कहां दे रखी है? हमारी आर्टिकल 34 में दे रखी है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना उन पर रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 35 में ये दे रखा है कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर जो ना पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा तभी वो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स होंगे। अब हमारे पास काफी सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अब इसमें से आर्टिकल 12 आपको पता है, आर्टिकल 13 आपको पता है, आर्टिकल 33 आपको पता है, 34 आपको पता चल गया। ठीक है, बाकी का आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, इनमें जो है ना कहीं अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब इनको कहीं ना कहीं इनमें पनिशमेंट का भी प्रावधान होना चाहिए ना। तो पनिशमेंट का जो प्रावधान होना चाहिए तो उसके लिए क्या करेगी? पार्लियामेंट लॉ लेकर आएगी। पार्लियामेंट लॉ लेकर आएगी तो उसमें लॉ वगैरह जितने भी होंगे ना, ठीक है, उसके हिसाब से इनमें जो लोग हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट वगैरह, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती है। तो किसी भी पर्सन के साथ अगर कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो जो है सारी पावर जो है पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 35 कि उसको जो है लॉ लेकर आना पड़ेगा ताकि ये जो 15 और 17 जैसे जो राइट है ना, यानी राइट टू अनटचेबिलिटी, ठीक है, और ये डिस्क्रिमिनेशन वाले जो राइट्स हैं ये कहीं ना कहीं एनफोर्स किया जा सके। बाकी सारे जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है एनफोर्स हो जाते हैं। ठीक है, मगर कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एनफोर्स नहीं होते हैं। तो उन सारी चीजों को एनफोर्स करने के लिए जो है ना क्या होना जरूरी होता है? वहां पर जो है ना पार्लियामेंट की हस्तक्षेप और पार्लियामेंट के द्वारा कानून लेकर आना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलिए कोई भी एक स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए, अब वहां पर लोग वगैरह रहते हैं, ठीक है, वहां पर शेड्यूल ट्राइब वगैरह रहती है, ठीक है, एसटी कम्युनिटी रहती है। अब वहां पर जो है ना उनके लिए वो स्टेट रिजर्व है, वो वहीं पर नहीं है, कोई दूसरा स्टेट वहां पर, दूसरे जो बाहर के लोग हैं, बाहर के स्टेट वाले, वो वहां पर जाकर अपनी जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते, अपनी जो जमीन वगैरह ना वो वहां पर नहीं खरीद सकते और वहां पर वो रह नहीं सकते। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जहां पर पार्लियामेंट को लॉ लेकर आने होते हैं, ठीक है, प्रावधान लेकर आने होते हैं। तो इस खाली जो पावर है ना पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 35 के अंदर। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो प्रावधान थे इस तरीके से, ठीक है, पूरे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंस थे, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। फिर भी आपको अगर कोई भी परेशानी होती है ना, देन डू नॉट गेट हेजिटेटेड बाय एनीथिंग। आप अपनी जो क्वेरी है, आप अपनी जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू फेसबुक। ठीक है, काफी सारे मीडियम आपके पास, और तो जो सिंपलेस्ट मीडियम है ना वो है यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिए।
ठीक है, तो वही सबसे बढ़िया मीडियम रहेगा। ठीक है, आप उससे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं काफी सारी चीजें अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी आप अपने जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर खाली @अरुण शामू लिख के सर्च बॉक्स में आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिखिए, मैं आपको रिवर्ट दूंगा। ठीक है, और ये डेफिनेट है, मैं आपको दूंगा है, रिप्लाई जरूर करूंगा, ये बात सुनिश्चित है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, आप मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।